सो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। तो हम पहले देखते हैं हमारा मोटिवेशन। तो हमारा आज का मोटिवेशन है, आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए संघर्ष करना मत छोड़िए, आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। तो हमारे आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। इसके ऑप्शन है दादर और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, उपयुक्त तीनों। जल जीवन मिशन के तहत भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव। यानी कि इसका आंसर होता उपयुक्त तीनों। तीनों ही इसके आंसर होते हैं। गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जहाँ सभी गांव के लोग अपने गांव को हर घर जल के रूप में घोषित कर रहे हैं। गोवा के सभी 2.63 लाख ग्रामीण परिवारों, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव 85,156 घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की पहुँच की है। तो जल जीवन मिशन क्या है? तो जल जीवन मिशन केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति करना। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव में 5 व्यक्ति को प्रशिक्षित किया है, विशेषकर महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया है, ताकि गांव में पानी का परीक्षण किया जा सके। इस वर्ष इस मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक स्तर पर सूचना, शिक्षा और संचार शामिल है। भारत में हवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो इसके ऑप्शन होते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक। तो भारत में हवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा अरुणाचल प्रदेश राज्य ने शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी द्वारा भारत में पहली बार ड्रोन से दवाई सप्लाई के कार्यक्रम की सफलता की शुरुआत की है। अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन से दवा सप्लाई की पहली उड़ान सेवा पूर्वी ईस्ट गोवा के माध्यम से अब अरुणाचल प्रदेश से सुदूर वन क्षेत्रों में स्थित गांव में ड्रोन के जरिए आसानी से दवाई पहुंचा जा सकेगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। उसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। राज्यपाल BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क नामदफा नेशनल पार्क, मेडिड नेशनल पार्क, मेहानियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेस्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की लोक नृत्य बुइया, छालो, बाचो, पासी, कोकनी, पुनुग, बराडो, चाम यह अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अरुणाचल प्रदेश के 3 पड़ोसी राज्य भूटान, चीन, म्यांमार हैं। अरुणाचल प्रदेश के 2 पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड है। अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 15 अगस्त। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 19 अगस्त को मनाया गया था। विश्व कोर्ट फोटोग्राफी दिवस मनाने की शुरुआत 9 फरवरी 1939 को फ्रांस में हुई थी। फ्रांस के जोसेफ नाइफोर और लुइस डॉगर ने फोटोग्राफी का आविष्कार किया था। इस दिन को याद रखने के लिए हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस के माध्यम से महामारी का लॉकडाउन। यह थीम इस बात पर प्रकाश डालता है कि हम कैमरे के माध्यम से महामारी के चलते हुए लॉकडाउन को कैसे देखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय को 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया है? राम सिंह दिनकर, पारितोष त्रिपाठी, सुब्रमण्यम कुमार, अल्केश कुमार शर्मा। संयुक्त राष्ट्र ने अल्केश कुमार भारतीयों को सदस्यीय उच्च स्तरीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अल्केश कुमार शर्मा को इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल में नियुक्त किया गया है। पैनल को आईजीएफ के जनादेश और डिजिटल सहयोग के लिए गुटेरेस के रोड मैप में सिफारिशों के तहत स्थापित किया गया था। पैनल की भूमिका इंटरनेट के राजनीतिक और ज़रूरी मुद्दों को निपटने और आईजीएफ को रणनीतिक सलाह प्रदान करना है। तो हम 10 सदस्य इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में जो नियुक्त किए गए हैं उसकी आदि देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से विन सर्फ है, मिस्र से हातिम रविदार, डेनमार्क से लिंस पुअर, फिलीपींस और यूएसए से मारिया रसा है, मेक्सिको से मारिया फर्नांडा गार्जा है, भारत से अल्केश कुमार, एस्टोनिया से टॉमस हेड्रिक एल्वेस, ऑस्ट्रिया से कैरोलिन एड्स्टाडलर, नाइजीरिया से गबेगा सेनन और चीन से लैलून है। यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएस में है। सदस्य देश 193 है। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। तो हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नीतीश गडकरी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल 22 नाम और डबल डेयर इलेक्ट्रिकल वातानुकूलित बस का कहाँ उद्घाटन किया है? हैदराबाद तेलंगाना, मुंबई महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्री नीतीश गडकरी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल 22 का डबल डेयर इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बस मुंबई महाराष्ट्र में शुरू की है। अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल 22 नामक भारत की पहली डबल डेयर इलेक्ट्रिकल वातानुकूलित बस का निर्माण किया है। यह भारत की पहली इलेक्ट्रिकल वातानुकूलित बस है। एक बार चार्ज करने पर यह 250 किलोमीटर तक चलती है। वातानुकूलित मतलब एसी। तो हम भारत के पिछले टॉप 5 प्रश्न देखते हैं। तो भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन मुंबई महाराष्ट्र में खुला है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमानों लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन सी है? तो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमानों लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरलाइन है। टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण के बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण के बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में किया है। भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली हल्की मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? तो भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली हल्की मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया है। भारत की पहली स्टील सड़क निर्माण कहाँ की गई है? तो भारत की पहली सड़क सूरत गुजरात में निर्माण की है। बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास ओस्तोक 2022 किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? भारत, चीन, रूस, बेलारूस, मंगोलिया और तजाकिस्तान, फ्रांस, अमेरिका, यूक्रेन, मंगोलिया और तजाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, वियतनाम,
तंजनिया और इनमें से कोई नहीं। बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास ओस्तोक 2022 भारत, चीन, रूस, बेलारूस, मंगोलिया और तजाकिस्तान देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है। चीन ने कहा कि उसके सैनिकों रूस में इस महीने के अंत होने वाले 2022 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इस सेना अभ्यास में भारतीय सेना में शिरकत कर रहे हैं। चीन रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि चीनी और रूसी सेनाओं के बीच वार्षिक सहयोग योजना और दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के अनुसार चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी निकट भविष्य में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। कुछ सैनिकों को रूसी भेजेंगे। कहा गया है कि भारत, बेलारूस, तजाकिस्तान, मंगोलिया और अन्य देश भी इस अभ्यास में भाग ले सकते हैं। इसका सैन्य अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों की सेनाओं के साथ व्यवहारिक और मैत्रीपूर्वक सहयोग को गहरा करना और भाग लेने वाले दलों के बीच रणनीतिक सहयोग के स्तर को मजबूत करना है। तो हमारा अगला प्रश्न है, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नई दिल्ली, रक्षा खुफिया एजेंसी नई दिल्ली, राष्ट्रीय जांच एजेंसी नई दिल्ली, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली। तो मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला नामक पोर्टल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी नई दिल्ली ने लॉन्च किया है। निदान का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफडर्स। इस पोर्टल के जरिए कोई भी एजेंसी के देश के किसी भी हिस्से की मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े किसी भी अपराधी का इतिहास, अपराधी की निजी जानकारी, अपराधी की उंगली की निशान और अदालती मुकदमों का विवरण हासिल कर सकते हैं। एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई थी। इसके निदेशक सत्यनारायण प्रधान हैं। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 18 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त। तो विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 19 अगस्त का दिन विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को अर्पित किया जाता है जो असल ज़िंदगी के नायक होते हैं, जो बिना आप अपने लाइफ की परवाह किए लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस मनाने का उद्देश्य कोरोना महामारी के दौरान हम सब ने यह देखा है कि किस तरह डॉक्टर से लेकर नर्सेज और आम इंसानों ने भी भूख में बेघर लोगों की किस तरह मदद की है। एक बहुत ही बड़ी मानवता मिसाल है। और इतना ही नहीं, हर साल करीब एक बाढ़, भूकंप और कई तरह का शिकार होते हैं लोग। ऐसे में मानवतावादी लोग उसकी मदद को आगे आते हैं। मानवतावादी का महत्व है। मानवतावादी दिवस का उद्देश्य संकट से प्रभावित लोगों को अस्तित्व, कल्याण, सम्मान की वकालत करना और सहायता कर्मियों की सुरक्षा की वकालत करना है। तो विश्व मानवतावाद का इतिहास। विश्व मानवता दिवस महासभा द्वारा मनाया गया है। इसके लिए 2008 में एक प्रस्तावना पारित की गई जिसे स्वीडन के स्पॉन्सर ने किया था। आज से 18 साल पहले इराक की राजधानी बगदाद में आज ही के दिन यानी 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था। इस हमले में राष्ट्र मुख्यालय के 22 कर्मचारियों मारे गए थे। इराक के यूएनओ महासचिव की विशेष प्रतिनिधियों सर्जियो विएरा डी मेलो की भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया। किस राज्य में दही हंडी को खेल का दर्जा मिलेगा? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब।
तो महाराष्ट्र राज्य में दही हंडी को खेल का दर्जा मिलेगा। महाराष्ट्र में दही हंडी को साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा। यही नहीं, इस खेल में भाग लेने वाले गोविंदा और सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में घोषणा की है कि लोकप्रिय खेल दही हंडी उत्सव को सरकार ने साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला लिया है। साथ ही दही हंडी उत्सव के एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दही हंडी उत्सव में शामिल होने वाले योग खेलकूद कोटे के अंतर्गत सरकारी नौकरियों के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। इस उत्सव में किसी प्रतिभागी को दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के परिवार को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और गंभीर रूप से घायल होने पर 7 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और तथा मामूली चोट पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे, राजधानी मुंबई, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है महाराष्ट्र के। तो हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसके ऑप्शन है बैंकॉक, जेनेवा, बैंकॉक, बाली। हाल ही में 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक बैंकॉक में आयोजित की गई। 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक 17 अगस्त 2022 को बैंकॉक में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने थाईलैंड के उप मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री डॉन प्रमुदविनई के साथ अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने प्रसार भारती और थाई लोक प्रसारण सेवा के बीच प्रसारण संबंधी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। 8वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक 10 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।